हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 5 जैव प्रक्रम के पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे, जहां हम वहन के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव में वहन क्या होते हैं, वहन में कौन से अंग जो होते हैं प्रमुख होते हैं, शरीर में जो मानव शरीर होते हैं उनमें वहन कौन कौन सी कोशिकाएं करती हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और वहन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो वहन जो होते हैं, तो मानव में वहन के दो प्रमुख जो कारण होते हैं, जैसे हमारे शरीर में रुधिर होती है, रुधिर और लसिका होती हैं। रुधिर और लसिका यही दोनों प्रमुख भाग होते हैं जो हम मानव में वहन का कार्य करते हैं, जिसे वहन का मतलब हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। तो वहन का मतलब अगर सामान्य भाषा में हम समझे तो कह सकते हैं कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाती है वो वहन हमारी कहलाती है। तो एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरण ही कहा क्या है, वहन है। तो मानव शरीर में वहन, तो मानव शरीर में जो एक चीज़ का दूसरे जगह स्थानांतरण होगा तो मानव में वहन हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ लेते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो उसका वह ऑक्सीजन का भोज्य पदार्थ का हमारे शरीर के सभी भागों तक वहन के द्वारा ही पहुंचते हैं और सभी भागों तक जाते हैं। अगर इसी तरह के आपको और भी अध्यायों को देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेस 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सभी अध्यायों को विस्तृत जानकारी के साथ पढ़ाया गया है। हर टॉपिक को विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेंगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए आज हम वहन को देखते हैं और इससे विस्तृत रूप से समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो हमारा जो पार्ट 3 में वहन है, तो वहन का बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्रियाकलाप 5.7 को देखते हैं। कह रहा है हमारे अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए, ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या बच्चे और वयस्क के लिए सामान्य है? क्या पुरुष और महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए, ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में सामान्य है? नर तथा मादा मानव में जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो कैसे समझाओगे। पिछले भाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वज्र पदार्थों का शरीर में वहन करता है। तो रुधिर का मतलब आप समझ सकते हैं ब्लड होता है, जिसे हम लोग रक्त भी कहते हैं। तो रुधिर जो होती हैं वो भोजन, ऑक्सीजन या जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसका हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। तो जो रुधिर होती है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो रुधिर एक संयोजी उत्तक है जिसमें एक तरल माध्यम होता है जिसे हम लोग प्लाज्मा भी कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय, तो हमारा पंप क्या है, हृदय है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हार्ट भी कहते हैं। तो यही हमारा पंप है। तो क्या होते हैं हृदय, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है। तो हृदय जो होते हैं वो एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो जो हृदय होते हैं वो पेशीय अंग है और वो हमारी मुट्ठी के आकार का होते हैं, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। तो जो हमारे रुधिर होते हैं या ब्लड होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है।
तो जो हमारे हृदय होते हैं वो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होते हैं उनसे मिलने को रोकने के लिए हृदय में कई प्रकोष्ठ होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुसफुस में जाना होता है। तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनकी प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, तो वो फुसफुस में जाना होता है तथा फुसफुस से वापस ऑक्सीजन जनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। और फिर जो हमारा शुद्ध रुधिर होते हैं वो फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त जो खून होंगे, रुधिर होंगे, वो कहाँ पुनः हमारे शरीर के हृदय में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं, तो पुनः ये हमारे शरीर के हृदय में चले आते हैं। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है और जब हृदय में आ जाते हैं तो हृदय में के बाद ऑक्सीजन की जो प्रचुर रुधिर वाले होते हैं वो सभी शरीर के सभी शेष भागों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुसफुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठक दायां निलय में फैल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हृदय का चित्र है। तो यहाँ पे हृदय में मुख्यतः 4 कोष्ठक होते हैं। एक हमारा होता है बायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद। एक हमारा होता है, जैसे यहाँ 4 कोष्ठक है, एक हमारा होता है बायां आलिंद, दूसरा हमारा होता है दायां आलिंद, एक हमारा होता है बायां निलय, दूसरा होता है हमारा दायां निलय। तो ये 4 जो होते हैं कोष्ठक होते हैं। बीच में ये जो हमारे होते हैं ये विभाजिका होते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ऑक्सीजन जो रहते हैं, तो शुरू में जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या होते हैं, सांस के द्वारा ऑक्सीजन जो रहते हैं उसमें बहुत सारे धूलकण रहते हैं, अशुद्धि भी रहते हैं। तो वो तो हमारे सांस शरीर में चले जाते हैं तो वो फेफड़ों में जाते हैं। तो वो क्या होता है कि फेफड़े से जो होते हैं वो जो ऑक्सीजन युक्त तो हमारे रुधिर को क्या करते हैं, फुसफुस में भेज देते हैं। फुसफुस क्या करता है कि उसको ऑक्सीजन जनित रुधिर को फिर क्या करता है कि वो हृदय में भेज देते हैं। हृदय में जब वो आ जाते हैं तो उनकी विभिन्न चरणों में प्रक्रिया होती है। जैसे जो पुनः हृदय में जाते हैं उनके बीच में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे ऑक्सीजन युक्त जो प्रचुर रुधिर होते हैं वो फुसफुस से, जैसे यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, फुसफुस शिराएं हैं, फुसफुस धमनियाँ है। तो इससे क्या होता है कि ये हृदय के बाईं ओर में, जैसे बाईं ओर में बायां आलिंद रहता है, यहाँ पे ये बायां आलिंद, तो फुसफुस क्या करते हैं कि ब्लड को बायां आलिंद में भेज देते हैं। कहाँ भेज देते हैं, बायां आलिंद में भेज देते हैं। अब बायां आलिंद में आते हैं तो रुधिर को क्या करता है, बायां आलिंद वो एकत्रित कर लेता है और स्थिर हो जाता है। और फिर क्या करता है, ये धीरे से मैंने बायां आलिंद से ये बायां निलय में भेज देता है। कहाँ भेज देता है, बायां निलय में भेज देता है। अब बायां निलय से क्या होता है, ये रक्त को फिर धीरे धीरे करके आगे ये अगला कोष्ठक बायां निलय में भेज देते हैं। फिर ये संकुचित हो जाते हैं और रुधिर उसमें जो रहते हैं वो स्थानांतरित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि पेशीय मायन जो निलय होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं और रुधिर को पंपित हो जाता है। और फिर पंप करके कहाँ भेज देते हैं, दायां आलिंद में भेज देते हैं। फिर कहाँ भेज देते हैं, ये ब्लड को क्या करते हैं, पंप करके फिर ये दायां आलिंद में भेज देते हैं। यहाँ पे दायां आलिंद में भेज देते हैं। फिर वो संकुचित होकर ऑक्सीजन को विऑक्सीजनित जो रुधिर होते हैं वो फिर क्या करते हैं, दायां आलिंद संकुचित होता है और वो फिर क्या करते हैं कि दायां निलय में भेज देते हैं। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यह रुधिर को दायां निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजन जनित हेतु अपनी बारी पर फुसफुस में पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियाँ भित्ति मोटी होती हैं। तो जो आलिंद होते हैं, ये आलिंद होते हैं, उनकी अपेक्षा जो निलय की पेशियाँ होती है वो क्या होती है, मोटी होती है।
क्योंकि नीलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। तो नीलय जो होते हैं वही पूरे शरीर में, जो हमारे नीलय होते हैं वही क्या करते हैं, शरीर में, पूरे शरीर में रुधिर को भेजते हैं। ये हमारा नीलय जो होंगे वही पूरे शरीर में भेजते हैं। इसीलिए जो उनकी नीलय की जो पेशीय भित्ति होती है वो मोटी होती है। जब आलिंद या नीलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। फुसफुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है तो हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी सरीखे जंतु को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। तो जो हमारा शरीर का तापक्रम होता है वो पर्यावरण के तापक्रम पर भी निर्भर होता है। जैसे आप गर्मी के दिनों में देख सकते हैं कि जब हमारा शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वो पर्यावरण के टेम्परेचर बढ़ने से ही हमारे शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है और हमें स्वेटिंग ज़्यादा होते हैं, पसीने ज़्यादा आते हैं। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो मनुष्य में 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं, जबकि बहुत सारे सरीसृप जंतु जैसे होते हैं उनमें 3 कोष्ठीय हृदय ही होते हैं। ये ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना ही सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। तो जो मछली होते हैं उनमें 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर कोलोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। अब हमारा है रक्तदाब, जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, तो ये क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। तो जो रुधिर वाहिकाओं के भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। तो ये जो दाब होते हैं वो शिराओं की अपेक्षा धमनी में बहुत अधिक होते हैं। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीलय प्रकुंचन, संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा नीलय स्थिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुस्थिलन दाब कहलाता है। तो जो धमनी के अंदर का जो दाब होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारा, तो वो अनुस्थिलन दाब कहलाते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुस्थिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। तो जो हमारे ब्लड प्रेशर के परिसर होते हैं वो कितना हो जाते हैं, 180 mm, 80 mm ये पारा होता है। तो पारा को हम लोग हाइड्रोग्राम कहते हैं, Hg। तो 120 से 180 होते हैं। तो 120 क्या है, तो ये सामान्य प्रकुंचन दाब है। सामान्य प्रकुंचन दाब 120 होते हैं और अनुस्थिलन जो दाब होते हैं वो 80 mm पारा होते हैं। जैसा कि रक्त दाब 120/80, 120 प्रकुंचन और 80 क्या हो जाएगा, अनुस्थिलन मापा जाता है। अब रबर कफ वायु में फूल गया। अब कफ में दाब 120 से ऊपर और 120 से ये क्या है, ऊपर है, धमनी बंद है। उस समय क्या होते हैं, धमनी बंद हो जाता है। कफ में दाब 120 से नीचा, उस समय क्या होगा कि स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है। कफ में दाब 180 से नीचे, जैसे 80 से ये नीचे आ जाएगा तो ध्वनि सुनाई नहीं देती है। जब 80 से नीचे आ जाते हैं तो ध्वनि हम लोगों को सुनाई नहीं देती है, और जब 120 से नीचे आते हैं तो हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है। स्फाइगोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसे हम लोग अति तनाव भी कहते हैं। और इसके कारण
धमनियाँ का सिकुड़ना और इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रावन हो सकता है। अगर ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होते हैं तो उस समय क्या होता है कि रक्त प्रवाह का प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे हमारी धमनी भी फट सकती है और आंतरिक जो रक्त स्रावन भी हो सकता है। नलिकाएँ, रुधिर वाहिकाएँ। तो नलिकाएँ और रुधिर वाहिकाएँ के बारे में हम लोग देखते हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएँ हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। तो जो हमारी धमनी होती हैं वे रुधिर वाहिकाएँ हैं जो रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। तो जो हमारी धमनी होती है वो उसकी भित्ति जो होती है मोटी और लचीली होती है क्योंकि रुधिर जो होते हैं हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएँ विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं और शिरा जो होती है वो क्या करती है कि रुधिर को एकत्रित करके फिर से और एकत्रित करके हृदय में लाती है। इनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, क्योंकि रुधिर में क्या होता है, दाब होता है, बल्कि इनमें रुधिर के एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व भी होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती जाती है जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। अब हमारा है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। तो प्लेटलेट्स कैसे हमारी रक्षा करती है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इन नलिकाओं में के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्त स्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इससे अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। तो ब्लड को रोकने के लिए हमारे शरीर में जो होती हैं वो रुधिर कोशिकाएं होती है जिसे हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्त स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। तो प्लेटलेट ही होते हैं जो हमारे रक्त स्राव में रक्त का थक्का बना देते हैं और जो ब्लड का मार्ग होते हैं उसे अवरुद्ध कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब हमारा है लसिका। तो लसिका क्या होते हैं, तो यह एक प्रकार का द्रव है। लसिका एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल भी कहते हैं। तो लसिका को हम लोग ऊतक तरल भी कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। तो हमारे जो लसिका होते हैं उसमें ये प्लाज्मा की तरह ही होते हैं, रंगहीन होते हैं तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाएं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिकी बनाती है। अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो जो हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन होते हैं या क्षुद्रांत द्वारा जो अवशोषित वसा होता है वो कहाँ होता है, तो वो वसा का वहन लसिका द्वारा ही होता है। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाया जाता है। अब हमारा है पादपों में परिवहन। तो पादप में परिवहन कैसे होते हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त किया जाता है। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती है किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है। यदि पादप
शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है, तो पतियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण पराक्रम नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में परिवहन की एक ऐसी सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्ष में वे बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा, मुक्त पदार्थ तथा जड़ों में कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक होता है हमारा जाइलम, जो मृदा से प्राप्त खनिज और खनिज लवणों को वहन करता है। तो जाइलम जो होते हैं वो क्या करता है, तो जो वो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करते हैं। दूसरा हमारा होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होते हैं वो पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं। तो जो फ्लोएम होते हैं, तो जो हमारा भोजन बन जाता है वो उसको क्या करते हैं कि वो सभी उत्पादों को संश्लेषित करके पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं, पौधे के अन्य भागों का वहन करते हैं। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। अब हमारा है जल का परिवहन। तो जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों, पत्तियों की वाहिनियां तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों में संबंध होती है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई को देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। अब हम आगे क्रियाकलाप 5.8 को देखते हैं। लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले दो गमले लीजिए। एक में पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए, जिसमें नमी का वाष्पन न हो। दोनों गमलों को, एक को पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देख पाते हैं? यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति की जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है, उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। तो जाइलम जो होते हैं उसको फुलफिल कर देते हैं, भर देते हैं। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूसन उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होते हैं। यह ताप के नियमन में भी सहायक होते हैं। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण में विलय उत्पादों का जो वहन है, वही हमारा स्थानांतरण कहलाता है। और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का परिवहन भी करता है। तो जो फ्लोएम होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थ का भी परिवहन करता है।
ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से चालिनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझा जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से प्राप्त ऊर्जा से भी स्थानांतरण होते हैं। यह ऊतक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाते हैं। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम पादप को पादप की आवश्यकताओं के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ और तने के ऊतक में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और एक एक करके इन प्रश्नों पर भी बात कर। अब हमारा पहला प्रश्न है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य है। तो हम जानते हैं कि मानव तंत्र में मुख्यतः 3 घटके को हमने देखा था। तो घटक में हृदय हो जाते हैं, वहन में हृदय हो जाते हैं जहाँ रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, रुधिर वाहिकाएँ, और एक हमारा क्या हो जाता है, खुद रुधिर हो जाता है। तो हमने हृदय में देखा था कि ये कैसे शरीर में पंप करते हैं, तो ये पंप का काम करते हैं। और जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, वहाँ हमने रुधिर वाहिकाएँ में देखा था कि धमनी होती हैं, शिराएँ होती हैं, वो किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करती हैं। तो धमनी होती हैं और शिराएँ होती हैं। रुधिर में हमने देखा था आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। इन सभी के कार्य क्या क्या हैं? तो प्लेटलेट्स में हमने देखा था कि ये थक्का बना देते हैं। आरबीसी जो होते हैं वो लाल रुधिर कणिकाएं, वो हमारे शरीर में जो ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का और भोज्य पदार्थों का वो परिवहन करते हैं। धमनी शिराएँ जो होते हैं, जब हम श्वसन की क्रियाएं करते हैं तो उसमें जो हमारे शरीर में जो होते हैं, तो ये ब्लड ऑक्सीजन को साफ करते हैं, ऑक्सीजन क्यों बनाते हैं, और जो हमारे शरीर में अवर्ज्य होते हैं उन्हें वो बाहर निकाल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आगे। और हमने आगे देखा था कि जो हमारे रुधिर हैं तो उसमें प्लाज्मा भी होते हैं, जो भोजन के अणु CO2 नाइट्रोजनी वर्त पदार्थ जो रहते हैं वो सभी का जो रहते हैं विलीन रूप में वहन करते हैं। और जो ये WBC जो है कि हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल, जिसे श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं कि संक्रमण से लड़ने में सहायक होते हैं, और ये जो हमारे शरीर में आए रोगाणु जो होते हैं वो उसे नष्ट कर देते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो इन तरह से हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करके लिख देंगे। आगे हमारा दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजन जनित रुधिर को मिलने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षता पूर्ण जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, क्योंकि जो पक्षी और स्तनधारी जंतु को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम सभी जो होते हैं, पक्षी होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो सभी को हम लोगों के शरीर का जो तापक्रम होता है वो मेंटेन किया हुआ रहना चाहिए या बनाए हुए रखना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी के लिए वो क्या करते हैं कि अलग अलग रहते हैं या अलग करना पड़ता है। आगे हमारा 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो उच्च संगठित जो पादप होते हैं उनमें वहन तंत्र के घटक क्या क्या है। तो हमने देखा था कि जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो जो जाइलम होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये माने पेड़ पौधे के या पादप के जड़ से खनिज, लवण, जल लेकर ये सभी पौधे जो होते हैं उनके सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। तो जाइलम में जो होते हैं वो जड़, तना और पत्तियां की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं जो होते हैं आपस में जुड़कर कह सकते हैं कि ये जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से संबंध होती है और सभी भागों में ये पहुंचाई होती हैं। जबकि हम फ्लोएम को देखते हैं तो फ्लोएम के बारे में हमने देखा था कि वो प्रकाश संश्लेषण में जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं
या अन्य पदार्थों का संवहन भी करते हैं और पत्तियों से अन्य सभी भागों तक ये मैंने जो हमारे जानते हैं कि पादप में जो होते हैं खाना जो होते हैं वो पत्तियों में बनते हैं। तो ये पत्तियों से खाना को या भोज्य पदार्थ को लेते हैं और पादप के सभी अंगों तक ये पहुंचाते हैं फ्लोएम। आगे हमारा कह रहा है 4 नंबर प्रश्न में कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो पादप में जल जो होते हैं खनिज लवण का वहन कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि ये जाइलम ऊतक द्वारा होता है। क्या करते हैं, जाइलम ऊतक द्वारा होते हैं। अगर इस पर हमसे विस्तृत पूछता है तो हम क्या लिखेंगे कि जो जाइलम होते हैं वो जड़े की कोशिकाओं के जो होती हैं वो मृदा के संपर्क में रहती है, मिट्टी के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से मिट्टी से जल खनिज लवण का आयन प्राप्त करती है और ये जड़ के माध्यम से होते हुए मैंने ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करती है और धीरे धीरे ये गति अनवरत चलते हुए जड़ से लेकर पौधे के सभी भागों तक भेज देती है और ये सभी भागों तक भेज देती है। अगर आपको विस्तृत कहें तो कह सकते हैं कि ये अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर जो होते हैं ये मैंने पुशअप करते रहते हैं, ऊपर की ओर धकेलते रहते हैं और जब दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता है तो पत्तियों के द्वारा हमने देखा था कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा रंध्र से जल की हानि होती है जो एक चूसन उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं द्वारा खींचता है और अतः वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की गति के लिए एक प्रेरक बल कार्य करने लगता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पादप में जल और खनिज का वहन होता है। आगे हमसे कह रहा है 5वां क्वेश्चन में कि जो पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा। फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाते हैं तथा भोजन जो होते हैं वो अन्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होते हैं वो संलग्न साथी की जो कोशिका होती है उसकी सहायता से जो उसकी चालिनी नलिकाएं होती हैं, चालिनी नलिकाएं, तो चालिनी नलिकाएं में जो वो ऊपरी मुखी और जो बीच वाले भाग होते हैं वो अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे जो पदार्थ होते हैं वो फ्लोएम ऊतक में हम जानते हैं कि एटीपी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं और इसी से प्राप्त ऊर्जा से में स्थानांतरित होते हैं और स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा या इस अध्याय में जो भी शब्द हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए इतना ही, बाय।